गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टॉपिक वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण। इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। जीवद्रव्य के कुल भार का 80 से 90% भाग जल होता है। हमें पता है, देखा जाए तो चारों तरफ यूनिवर्स पूरा वाटर ही है। पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ पानी ही पानी है, इसीलिए हम बोलते हैं जल ही जीवन है। और जल को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो जीवद्रव्य के 80 से 90% भाग वाटर होता है। जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य या जीवद्रव्य, वही। एक कोशिका को दूसरी कोशिका में खनिज तत्वों का परिवहन भी जल के द्वारा होता है। जब वन सेल टू अनदर सेल टू सेल जो मिनरल्स होते हैं वो भी जल के द्वारा ही जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बीज के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है। भाई कोई बीज है या सीड है, वो जर्मिनेट कब करेगा? जब उसे प्रॉपर वाटर मिलेगा जर्मिनेशन के लिए। सीड जर्मिनेशन के लिए भी वाटर की अवेलेबिलिटी कंपलसरी होती है। प्लांट बॉडी के विभिन्न जितने भी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सभी जल के द्वारा ही होती है। प्लांट्स की जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं सभी जल के द्वारा ही होती है। जैसे इसका एग्जांपल में हम ले तो भाई कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस को ले लेके एग्जांपल की तरह। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट्स में होती है और ये प्लांट्स के लीव्स के अंदर होती है। और लीव्स में भी एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं, लीफ का भी एक ऑर्गेनल्स होता है लीफ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्लांट में जो लीव्स होती है वो क्या करती है? एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करती है स्टोमेटा के थ्रू, वाटर को एब्जॉर्व करती है प्लांट्स जड़ों के द्वारा, और सनलाइट्स के फॉर्म में, ही हमेशा डे में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंट में बनाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन को वापस यहाँ से लिबरेट करता है, जो एनवायरनमेंट में वापस दे दी जाती है। ठीक है, सब समझ में आ गया है। इसमें भी देखो जल का यूज़ बता रहे हैं हम कि भाई जल का यूज़ होता है। यहाँ पर भी देखा जाए तो देखो यहाँ पर भी जल का यूज़ है, यानी कि जल देखा जाए तो हर जगह हर रिएक्शन में हमें जल चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट है इसका आगे का टाइप्स ऑफ वाटर। कितने प्रकार का जल होता है? अब एक तो पता चल गया कि भाई जल की ज़रूरत है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा, सब रिएक्शन कुछ भी करते हैं तो हमें जल चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं जल के। तो जल के टाइप्स में अगर हम देखें तो इन टाइप्स में हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट एक ये डेफिनेशन लिखिए, ये आप सब लिख लीजिएगा। हॉलार्ड क्या होता है? हॉलार्ड इक्वल्स टू क्रेशार्ड प्लस इकार्ड। हॉलार्ड होता है भूमि में उपस्थित जितना भी वाटर होता है, टोटल वाटर इन सॉइल के अंदर जितना भी वाटर है वो। और ये होता है केशार्ड होता है भूमि में उपस्थित जल की वो मात्रा जो कि प्लांट जो एब्जॉर्व करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब जो करते हैं वो वाटर। और इसको प्लस किया पौधों के द्वारा अवशोषण के पश्चात। ये तो हमने एब्जॉर्ब बोल दिया कि एब्जॉर्ब होने वाला जो वाटर है, एब्जॉर्ब होने वाला वाटर को बोलते हैं केसार्ड। और इकार्ड जो कि वो नहीं ले पाता है, शेष बचा वाटर, शेष जल जो भूमि में रह जाता है उसे हम बोलते हैं
जिसे अवशोषित नहीं कर पाते पौधे, उसे बोलते हैं इकार्ड। होलार्ड का मतलब है कि टोटल वाटर जो कि भूमि में उपस्थित है, सॉइल के अंदर जितना भी कुल जल उपस्थित है उस पूरे जल को तो पौधे अवशोषित नहीं कर सकते, उसमें से कुछ पार्ट होता है जैसे जिस जल को पौधे अवशोषित करते हैं, उस जो अवशोषित करने वाला जल होता है उसे हम बोलते हैं क्रेशार्ड, और जो बचा हुआ जल होता है, जो बाकी का जल बच जाता है, उसे हम बोलते हैं इकार्ड। इस पूरे को हम बोलते हैं केशार्ड प्लस इकार्ड इक्वल्स टू होलार्ड। इकार्ड मतलब जो जल पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जो बच जाता है, उसे हम बोलते हैं इकार्ड। अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर कौन सा है। पहला, कौन कौन से वाटर को सॉइल ग्रहण कर सकती है। टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर बोलो या टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। कौन से सॉइल वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्व कर सकता है। फर्स्ट होता है गुरुत्वीय बल के द्वारा जो होता है गुरुत्वीय जल। फर्स्ट है हमारा गुरुत्वीय जल। मृदा में उपस्थित वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि की गहराई में चला जाता है, वह जल कुछ पौधों जैसे आग, खेजड़ी आदि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि वो जीरोफाइट्स होते हैं। गुरुत्वीय नाम से ही पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो जल मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाएगा, उस जल को केवल जीरोफाइटिक प्लांट्स ही एब्जॉर्व कर पाएंगे। उसके एग्जाम्पल है आक और खेजड़ी। उसके अलावा जनरल जो प्लांट्स होते हैं वो हर प्लांट्स इसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हमारा आर्द्रताग्राही जल, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल वह होता है जो मिट्टी के कणों के द्वारा अधिशोषित हो जाता है। जैसे मान लो ये मिट्टी के कण है, उसके ऊपर जो जल इकट्ठा हो गया अधिशोषित। एक तो होता है अवशोषण, पूरा अंदर ले लेना। अधिशोषण मतलब सिर्फ उसके सरफेस पे जल की बूंदें रहती है, तो मिट्टी के कणों के द्वारा अधिशोषित जल को हम बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। तीसरा होता है हमारा रासायनिक बंधित जल, केमिकली बाउंडेड वाटर। रासायनिक बंधित जल। मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जल के अणुओं को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो मिट्टी के जो जल होता है वो रासायनिक बंधित जल कहलाता है। जिस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तो वो केमिकल्स क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर जो भी जल है उसको बांध के रखेंगे। बांध के रखेंगे तो उस जल को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक बंधित जल। ठीक है, उसको ग्रहण करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिर है केशिका जल। केशिका जल मिट्टी के कणों के मध्य में हम देखिए कोशिका में जल उपस्थित होता है। इस प्रकार का जल पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण है, इनके बीच बीच में कुछ स्पेस होता है, वहाँ पर कुछ जल इकट्ठा हो जाता है। इस जल को हम बोलते हैं केशिका जल। जो स्पेस होता है वहाँ पर कुछ जल इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं केशिका जल। इस जल को पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए केशिका जल ही वह जल है जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता वाला जल। जो है वायुमंडलीय आर्द्रता वाले जल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइड्रोस्कोपिक प्लांट्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, अगर कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो, या छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। एक हाइड्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि एनवायरनमेंट की जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, उसे ग्रहण करता है और उसे वाटर के अंदर कन्वर्ट कर यूज़ करता है, जो एपीफाइट होता है। हाइड्रोस्कोपिक प्लांट है, हाइड्रोस्कोपिक नहीं सॉरी एपीफाइट है, जिसको हम स्थल परजीवी कहते हैं। एपीफाइट जिसका नाम है एजोला। वो क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और इनकी जो जड़ें होती है वो ऐसे ही सिर्फ एपीफाइट होता है, और ये जड़ें मिट्टी के अंदर नहीं होकर ऐसे ही लटकती रहती है। हैंगिंग रूट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर वेलामेंट टिश्यू होता है। इस प्रकार के जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता, इस प्रकार मिट्टी के अंदर जो उपस्थित आर्द्रता होती है उसे एपीफाइट्स, जो हैंगिंग रूट्स होती है, वो ग्रहण कर लेती है। हैंगिंग रूट्स के अंदर भी होता है वेलामेंट टिश्यू। ठीक है, आए समझ में यहाँ तक। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम।
सिस्टम नया टॉपिक है, रूट सिस्टम वाटर एब्जॉर्प्शन में ही है ये। इसका हमने पढ़ लिया वाटर के टाइप्स। अब इसका आगे नेक्स्ट है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ही होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जल अवशोषण का यह मुख्य अंग होता है। रूट सिस्टम को हम बोल सकते हैं जल अवशोषण का मुख्य अंग, जल अवशोषण का अंग कह सकते हैं इसे हम। और जड़ों को जनरली क्या होता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, अगर हम लोअर प्लांट्स के अंदर ले, जैसे कि एल्गी फंजाई, उनमें रूट्स की जगह पर जो लोअर प्लांट्स में हम लेंगे एल्गी टू फंजाई, एल्गी टू ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, रूट की जगह पे आता है, रूट की जगह पे होते हैं राइजोइड्स, जो कि रूट्स का वर्क करते हैं, जल का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है रूट सिस्टम। हायर प्लांट्स में होता है हमारा कंप्लीट डेवलप्ड रूट सिस्टम। और हायर प्लांट्स में कौन कौन सा आता है, टेरिडोफाइट से टेरिडोफाइट टू एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर रूट्स के अगर हम पार्ट्स बताएं, रूट के 5 पार्ट्स होते हैं, रूट के 5 पार्ट्स होते हैं। इसका डायग्रामेटिकली हम बताएं तो एक डायग्राम बना सकते हैं रूट का, जिसके अंदर हम 5 पार्ट्स को बताएंगे कैसे क्या होता है। ये रूट कैप वाला है, ये फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप रीजन। रूट कैप रीजन सबके क्या काम है मैं बताऊंगी आपको, एक बार डायग्राम बता दूं मैं आपको। सेकंड होता है हमारा मेरिस्मेटिक रीजन, सेकंड है हमारा ये मेरिस्मेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। नेक्स्ट ये होता है थर्ड है हमारा इलॉन्गेशन रीजन, इलॉन्गेशन रीजन। इस रीजन को हम बोलते हैं रूट हेयर रीजन, रूट हेयर रीजन। और लास्ट होता है हमारा यह मैच्योरेशन रीजन। फिफ्थ हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है मेरिस्मेटिक, फोर्थ है हमारा मैच्योरेशन रीजन। अब मैं को आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। अगर हम रूट्स के अगर देखा जाए तो हमारे 5 पार्ट्स होते हैं। इन 5 पार्ट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट, मेरिस्मेटिक रीजन, इलॉन्गेशन रीजन, रूट हेयर रीजन एंड मैच्योरेशन रीजन, ऐसे इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो। फर्स्ट रीजन हमने बताया रूट कैप रीजन। रूट कैप रीजन क्या होता है, रूट कैप का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। जो रूट होती है, जो ग्रोइंग रीजन होता है, रूट का जो ग्रोइंग सिरा होता है, जो वृद्धि बिंदु होता है, उसको यह सुरक्षा प्रदान करता है। उसके यह इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मूल का यह जो रूट कैप वाला रीजन होता है, यह सबसे ज़्यादा विभाजनशील कोशिकाओं के द्वारा बना रहता है। यह क्या करता है, मूल का जो सबसे ज़्यादा विभाजनशील कोशिकाओं का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने का काम करता है रूट कैप रीजन। रूट कैप क्या करेगी, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेल्स है, बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइडिंग होने वाली सेल्स है, उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने का काम करेगा रूट कैप रीजन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुरक्षात्मक संरचना। फिर नेक्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर क्या होता है, सेल्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टू मिनिमम एब्जॉर्प्शन इसी के अंदर होता है। वाटर का अगर एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट हमने बताया रूट कैप के अंदर क्या होता है, रूट कैप है हमारे रूट कैप रीजन। रूट कैप रीजन का काम होता है हमारे विभाजनशील भाग की कोशिकाओं के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना। जो विभाजनशील सेल्स है, विभाजनशील कोशिकाओं पर
के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण देना, आवरण प्रदान करना। ठीक है, इसका ये कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेकंड रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी मैक्सिमम ही ये क्या करता है, ये काम मैक्सिमम मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है इस हिस्से के द्वारा, मिनरल्स का, खनिज तत्वों का मैक्सिमम मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और मूल के इस भाग में क्या होता है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है और इसी भाग के द्वारा मिनरल्स का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ही अवशोषण होता है। थर्ड है इलोंगेशन रीजन। ये इलोंगेशन रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर की जो सेल्स होती है उनमें जो विभाजन के द्वारा जो सेल्स आगे जाती है वो लंबी होकर ये दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती है। और इसका कोई बेसिकली कोई काम हमें पता नहीं कि इसका क्या काम है। इसमें ये होता है कि जो सेल्स यहाँ पर कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल्स यहाँ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होगी इस क्षेत्र में। ठीक है, लगातार विभाजन से निर्मित कुछ कोशिकाएं लंबी होकर दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती है। फिर फोर्थ है हमारा रूट हेयर रीजन। रूट हेयर रीजन, ये हमारा फोर्थ रीजन होता है, रूट हेयर रीजन। रूट हेयर रीजन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रूट हेयर का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है रूट हेयर, और ये सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करते हैं। रूट के इसी भाग में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। और जो हेयर्स होते हैं वो सरफेस एरिया को, जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं। अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मूल रोम की कोशिकाओं में परासरण दाब मृदा विलयन की तुलना में अधिक होता है। जब मूल रोम की कोशिकाओं में परासरण दाब मृदा विलयन से अधिक होता है उस समय क्या होता है, वो जल का अवशोषण करता है। ठीक है, किसी पौधे को अगर हम उखाड़ दें और किसी नई जगह पर लगा दें तो हमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। उसका कारण ये है कि उसके जो मूल रोम क्षेत्र होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, पौधे को उखाड़ दिया और दूसरी जगह जाके हम लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से ग्रो करता है। रीज़न होता है कि जब हम पौधे को एकदम से खींचते हैं तो उसका जो मूल रोम वाला क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इसका मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन, इस रीजन में क्या होता है, जड़ के इस भाग में सबसे ज़्यादा विभेदित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और इनका कुछ विशेष कार्य होता है। सबसे ज़्यादा विभेदित कोशिकाएं कहाँ होगी हमारी, विभेदित कोशिकाएं ये आगे जाकर प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है जिनका विशेष कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन का पाथ क्या होता है, पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। पहले सॉइल है, सॉइल का जो वाटर है, सॉइल वाटर जाएगा रूट हेयर में, फिर रूट हेयर से ये वाटर जाएगा एपीब्लेमा में, एपीब्लेमा से ये वाटर जाएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से ये वाटर जाएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में भी जो एंडोडर्मिस की जो पैसेज सेल होती है, पैसेज सेल्स उनमें जाएगा, फिर वहाँ से ये जाएगा पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से ये वाटर जाएगा रूट की जो जाइलम की सेल्स होती है, जाइलम्स ऑफ रूट्स के अंदर, जाइलम्स ऑफ रूट वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम फ्लोएम होता है ना, उनमें जाइलम में जाएगा और जाइलम से ये जाएगा स्टेम के जाइलम में, जाइलम ऑफ स्टेम, फिर जाइलम ऑफ स्टेम से जाएगा ये लीफ, जाइलम ऑफ लीफ में,
ऑफ लीफ, लीफ की सेल्स के अंदर जाएगा, लीफ की जो जाइलम है, फिर वहाँ से ये जाएगा लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल से ये जाएगा लीफ की एपिडर्मल सेल्स के अंदर, एपिडर्मल सेल से ये जाएगा स्टोमेटा में, स्टोमेटा से ये वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में इसका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वेपोराइजेशन से यह एनवायरनमेंट में चला जाएगा। आया समझ में? सबसे पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट हेयर के द्वारा, प्लांट के रूट हेयर से ये जाएगा एपिब्लेमा में, एपिब्लेमा से यह जाएगा हमारे कॉर्टेक्स रीजन में, जो रूट का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन से ये जाएगा एंडोडर्मिस, जो पेसेज सेल्स होती है, एंडोडर्मिस में भी कुछ पेसेज सेल्स होती है। कई बार क्या होता है एंडोडर्मिस में कुछ थिकनिंग, क्यूटिकल की कुछ थिकनिंग की लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो उनके बीच में कुछ पेसेज सेल्स होगी, मार्ग कोशिका है, ये मार्ग कोशिकाओं के द्वारा ये जाएगा पेरिसाइकिल्स में, और पेरिसाइकिल से ये जाएगा वेस्कुलर बंडल, जो रूट का वेस्कुलर बंडल के जो जाइलम्स है, जाइलम में, और ये रूट के जाइलम से जाएगा स्टेम के जाइलम में, और स्टेम के जाइलम से जाएगा लीफ के जाइलम में, और लीफ के जाइलम से यह सेल जाएगी लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती है वहाँ पर, और मेसोफिल सेल से लीफ की एंडोडर्मिस में यह जाएगा, और एंडोडर्मिस के ऊपर कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा ओपन क्लोज से क्या होगा, वाटर जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा पाथ। जल के अवशोषण का पथ दो प्रकार का हो सकता है। अब है जो जल अवशोषण होता है, जो पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो 2 टाइप्स का होता है। एब्जॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा सिम्प्लास्ट, और सेकंड होता है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट किसके अंदर होता है, सिम्प्लास्ट होता है एक लिविंग पाथ है, इसके अंदर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा प्लाज्मोडेस्माटा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होता है, यह एक लिविंग पाथ है, जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है इसका मतलब, और लिविंग पाथ के अंदर भी वाटर एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, एक तो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, और दूसरा होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा पता है 2 प्लांट सेल्स को जो कनेक्ट करने का काम करता है, सेल वॉल के अंदर कुछ सेल्स कुछ होती है लेयर्स, ऐसे इस टाइप से होता है प्लाज्मोडेस्माटा। 2 सेल है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, 2 सेल्स को यह कनेक्ट करने का काम करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन तो है ही है ये। ठीक है, तो ये दोनों लिविंग है, तो सिम्प्लास्टिक रीजन ये होगा। एपोप्लास्ट कैसा होता है, डेड पाथ होता है, मृत मार्ग। इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, किसके द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एक तो इंटरसेल्यूलर स्पेस के थ्रू और जाइलम कैविटी के थ्रू। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और दूसरा है इसके अंदर जाइलम की जो कैविटी होती है उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म वाटर का एब्जॉर्प्शन किस मैकेनिज्म से होता है, तो ये 2 मैकेनिज्म्स होती हैं। इसके मैकेनिज्म को हम बताएं तो एक होती है एक्टिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और एक होता है पैसिवली। ठीक है, जो एक्टिवली होता है वो 4% तक होता है, और जो पैसिवली होता है वो 96% तक होता है। ठीक है, और जो एक्टिवली होता है उनके अगर टाइप्स देखें तो एक्टिवली जो बोल रहे हो वो तो होता है, एक तो होता है एक्टिवली ऑस्मोटिक के थ्रू, और एक होता है नॉन ऑस्मोटिक। क्योंकि आगे 2 पार्ट्स में है, एक तो है ऑस्मोटिक, एक है नॉन ऑस्मोटिक। ठीक है,
और दूसरा जो पेसिवली होता है वो पेसिवली होता है जैसे कोई प्लांट में वाटर का वेपराइजेशन के थ्रू वाटर, हमने बताया सॉइल का जो हमने पूरा पाथवे देखा, उसके अंदर सॉइल में हम बता रहे हैं कि वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है सॉइल से रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर से वो आगे जाता है एपिब्लेमा में, एपिब्लेमा से वो जाता है एपिडर्मिस की पैसेज सेल में, फिर वो जाता है पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से वो आगे पूरा पाथ जाता है, पेरिसाइकिल में जाता है और पेरिसाइकिल से वो पहले एपिब्लेमा में जाता है, एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से वो एंडोडर्मिस की पैसेज सेल में, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल से वो पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से वो जाता है जो जाइलम होता है वहाँ से, फिर रूट की जाइलम से स्टेम जाइलम, स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम वहाँ तक, और वहाँ से जाते जाते वो जो इसकी जो एपिडर्मिस होती है लीफ की एपिडर्मिस तक पहुँच जाता है और वहाँ पे जो स्ट्रोमेटा होते हैं वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो जब वाटर बाहर की तरफ चला जाएगा तो उनकी सेल्स के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। जब वाटर की कमी होगी तो उस समय क्या होगा, वापस उनके अंदर डीपीटी बहुत बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वापस पास वाली सेल से वाटर को एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा, तो ये पाथ वापस काम करेगा, फिर ये वापस क्या करेगा, वापस रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्व करके लीफ की एपिडर्मिस तक पहुंचाएगा। ये पूरा पाथ ऐसे चलता रहेगा। जब लीफ की सेल्स में जैसे ही डीपीटी कम होगा तो वो क्या करेगा, उनमें वाटर की कमी की वजह से वो पास की सेल से वाटर को एब्जॉर्व करेंगे, वहाँ डीपीटी कम हो गया, ऐसे डीपीटी कम होते होते वो वापस रूट हेयर तक ये डीपीटी पहुँच जाएगा और इस प्रकार निष्क्रिय रूप से पैसिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। पत्तियों में क्या होता है, वास्पोसिजन के कारण कोशिकाओं के अंदर डीपीटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कम करने के लिए वो पास की कोशिकाओं से वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी और जिसकी वजह से वो क्या करेगी, वो वापस अपने पास की कोशिकाओं से कि डीपीटी बढ़ जाएगा और वो वापस उसके पास की कोशिकाओं से वाटर को एब्जॉर्व करेगी। और सक्रिय के अंदर क्या होता है, जो एक्टिव मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सक्रिय जल अवशोषण के अंदर ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर और एटीपी दोनों ही खर्च होते हैं। इसी आधार पर सक्रिय जल अवशोषण भी हम दो प्रकार के बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के जल अवशोषण में मूल रोम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अंतःपरासरण एंडो ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि रूट हेयर की कोशिकाओं की ओपी बहुत अधिक होती है जबकि मृदा विलीन की ओपी बहुत कम होगी। मृदा विलीन की ओपी कम है तो क्योंकि मृदा से वाटर रूट हेयर के अंदर जाएगा जिसकी वजह से जल अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ये नॉन में क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, जो अवशोषण होता है वो हेलोफाइट्स में होता है इस प्रकार का, क्योंकि हेलोफाइट्स की जो रूट हेयर की कोशिकाएं होती हैं उनमें ओपी कम होता है तथा मृदा के विलयन में ओपी ज़्यादा होता है। इस स्थिति में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा एटीपी खर्च करनी पड़ती है। यहाँ पर एटीपी बहुत ज़्यादा उनको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। रीज़न है यह, हेलोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हेलोफाइट प्लांट्स लवणीय पादप मृदा के अंदर बहुत ज़्यादा लवण की मात्रा है तो वहाँ की जो ओपी है, मृदा विलीन की ओपी बहुत ज़्यादा होगी और रूट हेयर की उसकी तुलना में ओपी कम होगी, जिसकी वजह से उनको जल को ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। और ऑस्मोटिक में तो क्या बताया हमने, जो मूल रोम की कोशिका है उनमें एंडोऑस्मोसिस के द्वारा, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू ये क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व करेगी रूट हेयर से, क्योंकि रूट हेयर का जो ओपी होता है वो ज़्यादा होगा, रूट हेयर का ओपी मैक्सिमम होता है मृदा के ओपी से, मृदा का ओपी कम होगा तो यहाँ से वाटर को अंदर की तरफ एंडोऑस्मोसिस के द्वारा ले लिया जाएगा। दूसरा है पेसिव। पेसिव में हमने बताया कि इनमें क्या होता है, इनमें इस प्रकार के अंदर क्या होता है, हमने बताया कि वाष्पोषण के द्वारा कोशिकाओं की डीपीटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वो आपूर्ति के लिए जल को अंदर की तरफ पास की कोशिकाओं से जल को ग्रहण करेगी, जिसकी वजह से पास की कोशिकाओं में भी डीपीटी बढ़ जाएगा। इससे एक से एक दूसरे से वो कनेक्ट होती जाएगी। इस प्रकार में क्या होता है, पत्ती के जाइलम से लेकर रूट हेयर की कोशिका तक डीपीटी की आपूर्ति के लिए जल स्थानांतरित किया जाता है। अंत में रूट हेयर की कोशिका का डीपीटी बढ़ जाएगा जिससे वो क्या करेगी, कम करने के लिए मृदा में से जल को अवशोषित करेगी। क्रैमर के अनुसार जल अवशोषण वाष्पोषण का अनुसरण करता है। एक साइंटिस्ट है क्रैमर, वो बोल रहा है कि जल का अवशोषण वाष्पोषण का अनुसरण कर रहा है। जैसे जैसे वाष्पोषण ज़्यादा होगा, जैसे जैसे जल की हानि ज़्यादा होगी, रूट हेयर में डीपीटी बढ़ेगा और वो जल को अवशोषित करेगा। और अब है कुछ अदर मेथड्स है, अदर मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अदर मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन।
फर्स्ट है इसके अंदर बाय माइकोराइजा। माइकोराइजा होता क्या है, फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई माइकोराइजा क्या चीज़ है। माइकोराइजा माइकोराइजा का मतलब होता है फंगस का रूट्स के साथ एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा का मतलब होता है जो फंगस होती है, माइको वर्ड है फंगस के लिए और राइजा वर्ड है रूट के लिए। रूट प्लस फंगस का जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। कुछ कॉनिफर्स के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है रूट्स और फंजाई के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, रूट्स और फंजाई के बीच में जो ये किसके अंदर होता है, कॉनिफर्स के अंदर। जो कॉनिफर्स प्लांट्स होते हैं, कुछ कॉनिफर्स प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है रूट्स और फंजाई के अंदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसमें क्या होता है, फंजाई क्या करता है रूट को, ये फंजाई, इसके अंदर जो फंजाई होता है, ये मान लो ये रूट है और इसके पास में कुछ फंजाई प्रेजेंट्स है। ये फंजाई क्या करेंगे, इस रूट को वाटर देंगे, उसके बदले में यहाँ से ये क्या लेंगे, फूड मटेरियल। इसका मतलब ये एक दूसरे के लिए प्लस प्लस या दोनों एक दूसरे को भोजन और आवास का लेने का काम करते हैं और उसके बदले में उसको वाटर को एब्जॉर्ब करके देते हैं। दूसरा है बाय वेलामेंट टिश्यू। सेकंड है बाय वेलामेंट टिश्यू। अभी हमने वेलामेंट टिश्यू के बारे में पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वेलामेंट टिश्यू किस में प्रेजेंट होता है, ऑर्किड्स के अंदर और एस्परगस। एपीफाइट्स है, कुछ एपीफाइट्स होते हैं इन एपीफाइट्स। और एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपीफाइट्स को ही हम बोलते हैं स्पेस पैरासाइट। स्पेस पैरासाइट मीन्स ये स्थल परजीवी होते हैं। ये किसी भी प्लांट्स पर स्थान लेकर रहते हैं, वहाँ पर स्थल परजीवी की तरह रहेंगे। वहाँ से कोई फूड मटेरियल नहीं देंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ वहाँ पर एक आवास के तरह रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। ऑर्किड्स क्या करते हैं, और कुछ ऑर्किड्स के अंदर क्या होता है, ऑर्किड्स प्लांट्स के अंदर रूट्स प्रेजेंट्स होती है। इनके अंदर जो रूट्स होती है, उनके अंदर इनमें जो रूट्स होती है वो कैसी होती है, हैंगिंग रूट्स, जो लटकी हुई रहती है, हैंगिंग रूट्स। ये रूट्स क्या करेगी, इनके रूट के अंदर कॉर्टेक्स होता है। जो कॉर्टेक्स, इनके रूट के अंदर का जो कॉर्टेक्स होता है, उनमें वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेलामेंट टिश्यू, ये वेलामेंट टिश्यू क्या करता है, एनवायरनमेंट की जो वेपर्स होती है और जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको वाटर में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। और ये प्लांट इस वाटर को अपने आपूर्ति करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड मटेरियल बनाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे कल हम पढ़ते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारक।